चौराहे चौराहे पे और जिस स्तर पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो घोषणाएं तो इस बार नज़र आ रही है। आम आदमी को, वो आम बच्चे को भी ये पता है कि सरकार घोषणाएं कर रही है। नए जिलों की मांग बहुत लंबे समय से थी और मुझे लगता है कि चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत ने एकदम जिलों का पिटारा खोल दिया। रीट से एक बच्चा नहीं जुड़ता, रीट से पूरी फैमिली जुड़ती है। ऐसे ही आप देखेंगे पेपर लीक से भी बच्चा नहीं जुड़ता, लाखों बच्चे और लाखों परिवार जुड़ते हैं। वो लोगों का जो दर्द है वो निकल के आ सकता है। जो हमने देखा है और लोगों से जो पता किया है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उनके पास आ रहे हैं, लेकिन वो वोट में कितने तब्दील होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 1.25 करोड़ महिलाओं को अगर राजस्थान सरकार मोबाइल दे रही है, तो उसमें 4 करोड़ महिलाएं छूट भी रही है उसमें, है ना। तो वो 4 करोड़ किसको देगी, उसके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। गहलोत की बात करें तो वो जो स्कीम लेकर आए वो यूँ कहें कि वो राज्य स्तर पर लेके आए। फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा तो क्योंकि लोगों को पहुँच रहा है, लेकिन उसका उनको लाभ चुनाव में कितना मिलेगा ये कहना अभी मुश्किल है। इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी क्या सोच रही है बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ? माहौल को देखकर क्या लगता है? इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी बहुत डिप्लोमेट हो गई है, वो एकदम से कोई राय व्यक्त नहीं करती है। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बीच तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है और चर्चा के बीच मेवाड़ जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए अहम है। उदयपुर जिले में वर्तमान में 7 सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इधर डॉक्टर कुंजन आचार्य हैं जो राजनीति पर गहरी समझ रखते हैं। उसके अलावा रजत जी हैं, प्रकाश जी शर्मा हैं, भगवान जी प्रजापत हैं, अभिषेक जी हैं और हर्ष जी हैं। उन तमाम लोगों से हम जानेंगे कि उदयपुर में क्या चल रहा है और पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ, और विकास हुआ तो नेताजी जनता को संतुष्ट कर पाए या नहीं। इन्हीं से पूछते हैं। सर, आप बताएं उदयपुर को ओवरऑल किस रूप में देखते हैं आप? उदयपुर एक बड़ा टूरिस्ट सिटी है और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उदयपुर का नाम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अंकित है। स्मार्ट सिटी में नाम आने के बाद में उदयपुर से अपेक्षाएं और बढ़ गई है। हालांकि अभी दूसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर और अच्छी हो और प्रशासनिक दक्षताएं और अच्छा काम करे तो ये पहले नंबर पर भी आ सकता है। रही बात राजनीति की, जहाँ से आपने शुरुआत की, अभी चुनाव बहुत सामने हैं और सुगबुगाहट बढ़ गई है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में सत्ता का द्वार मेवाड़ से खुलता है, लेकिन अभी खुलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में न किसी को चेहरा दिखाया गया है और न ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की गई है जो निश्चित तौर पे चुनावी सुगबुगाहट दिखाती हो। 7 सीटों की अगर हम बात करते हैं उदयपुर की, उसमें से 5 सीटें जो है जनजाति वर्ग के लिए थी पहले, और अब 4 बची है। उन 4 सीटों पर क्या होगा? जनजाति वर्ग किस तरह से बीजेपी के साथ जाएगा या कांग्रेस वापस उसे अपने साथ खींचने में कामयाब होगी, जो दशकों पहले हुआ करता था? जनजातीय सीटों की अगर बात करेंगे तो आमतौर पर पिछले 20 वर्षों में मैंने देखा है कि जनजातीय सीटों पर कोई मुद्दा हावी नहीं रहता है, वहाँ चेहरा हावी रहता है। आपने जिसको टिकट दिया है और अगर जनजातीय समाज में उसकी पेठ है तो वो निश्चित तौर पर विजय हासिल कर लेता है, उसमें पार्टी मायने नहीं रखती है। आप पिछले चुनाव में देखेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, अगर किसी क्षेत्र में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला जनजाति का उम्मीदवार वहाँ के स्थानीय समाज में अच्छी पेठ रखता है तो विजयी हो जाता है। तो ऐसे में जनजातीय समाज की कोई भी ऐसी चीज़ जो मुद्दा बनती दिखती हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या लगता है गोगुंदा, जाडोल, सलूम्बर, दूसरी सीटों पर क्या असर है? कांग्रेस किस तरह से वापसी कर पाएगी? फिलहाल जब तक टिकटों का वितरण नहीं हो जाता तब तक कोई भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मुश्किल दौर ये है कि अशोक गहलोत जिस तरह से आखिरी 2 महीनों में जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और जितना जोर लगा रहे हैं, उसे देख कर लगता है कि कांग्रेस वापस चाहती हैं कि निश्चित तौर पर बेताबी और पूरे उत्साह के साथ रिपीट किया जाए। लेकिन बीजेपी के साथ संकट ये है कि अभी तक चेहरा घोषित नहीं हुआ है। आज से परिवर्तन यात्रा भी शुरू हो गई बानेश्वर से, लेकिन चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक चेहरा नहीं है तब तक कुछ कह नहीं सकते। हालांकि ये कहा था कि पिछली बार की हम तमाम सीटों पर उम्मीदवारों को 3 महीने पहले घोषित कर देंगे, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों ने किया नहीं है। तो ऐसे में चेहरा अगर नहीं होगा तब तक कयास लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी क्या सोच रही है बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ? माहौल को देखकर क्या लगता है? इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी बहुत डिप्लोमेट हो गई है, वो एकदम से कोई राय व्यक्त नहीं करती है जब तक कि उसके ईगो पर सीधा प्रहार न किया जाए। लेकिन फिर भी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जो है वो सरकार निर्माण में और प्रत्याशी को जिताने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो अभी मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल कमेटी ये देख रही है कि कौन विकास में सहभागी बन रहा है, तो मुझे लगता है कि उसी चेहरे पर जीत का सेहरा टिका होगा। उदयपुर में क्या स्थिति मानने, बीजेपी भारी पड़ रही है ओवरऑल, कांग्रेस? जब तक टिकटों का वितरण नहीं होता तब तक कयास लगाना मुश्किल होगा। वर्तमान जो लोग हैं, जो चेहरे हैं, उन्हीं को हम देखते हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप उनको?
उदयपुर की सीट की बात करेंगे तो हमारे जो स्थानीय विधायक हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उनको केंद्र सरकार ने राज्यपाल बना के असम भेज दिया है, तो फिलहाल उनकी जगह खाली हो गई है। तो फिलहाल खाली जगह को भरने का सबसे बड़ा संकट है। तो जब तक कि उनकी हालत, उनकी जो कद है या उनके कद के बराबर का व्यक्ति इस हालत में जो छोड़ के गए हैं, उस पर खुद को रिप्लेस करने की कुव्वत या हैसियत रखता हो, तो बीजेपी एक नए मुकाम पर आ जाएगी। फिलहाल तो चेहरा घोषित करना सबसे अहम और सबसे चुनौतीपूर्ण काम है। सेकंड लाइन यहाँ बन नहीं पाई, सेकंड लाइन बनने की बातें होती रही थी, गुलाब जी के पीछे दावेदार उस लेवल पर अब दिखने लगे हैं। आपको क्या लगता है कौन भारी पड़ सकता है इस बार दावेदारों में? देखिए, आपने जो सवाल किया सतीश, बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरे नंबर का दावेदार कोई नहीं हुआ। आप देखेंगे पिछले 3 दशकों की राजनीति में गुलाब चंद कटारिया बहुत कद्दावर राजनेता के तौर पर उदयपुर में स्थापित रहे। ऐसे में दूसरे पंक्ति का कोई उम्मीदवार या प्रत्याशी या कोई नेता खड़ा नहीं हो पाया। रविंद्र शिमाली, पारस सिंघवी, रजनी डांगी, ये नाम सामने आ रहे हैं मुख्य तौर पर। क्या लगता है तीनों में ज़्यादा बेहतर और पब्लिक में किस तरह की छवि है? भारतीय जनता पार्टी के जो आपने नाम गिनाए हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं। रजनी डांगी ऑलरेडी महापौर रही है, पारस सिंघवी अभी उप महापौर हैं, रविंद्र शिमाली जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तीनों ही प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, प्रत्याशी या यूँ कहें कि जो नेता हैं वो बहुत अच्छे हैं। अंतिम दौर में जब आलाकमान चाहता है उसका टिकट मिलता है और टिकट कास्ट फैक्टर हावी रहेगा? हो सकता है, क्योंकि देखिए उदयपुर जो है वो सामान्य की सीट है, जहाँ पर जैन और ब्राह्मणों का वर्चस्व है, राजपूतों का भी वर्चस्व है। तो ऐसे में जातिगत समीकरण तो निश्चित तौर पर मान्य रखने वाले हैं। तो जातिगत समीकरण कहीं न कहीं महत्वपूर्ण होंगे। हमारे साथ प्रकाश जी हैं, पहले उनसे बात करते हैं। सर, वल्लभनगर एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, मेवाड़ की हॉट सीट में से एक है। प्रीति शक्तावत उपचुनाव में यहाँ जीती, उससे पहले उनके पति गजेंद्र शक्तावत यहाँ से विधायक बने थे। क्या लग रहा है, वल्लभनगर में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं नज़र आती है, क्या दिखता है आपको? बिल्कुल, इस बार जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा यहाँ पर। और जैसा पिछली बार की जो स्थितियाँ रही थी वो काफ़ी सारी अभी बदल चुकी है यहाँ पर। पिछली बार जो वल्लभनगर से हिम्मत सिंह झाला चुनाव हार गए थे, लेकिन वो उन्होंने उसी ताकत से वापस देवदर्शन यात्रा कराई, फ़ायदा करेगी? देखिए, चुनाव में हर व्यक्ति, हर जो दावेदार होता है वो अपनी अपनी कोशिश करता है। और मुझे लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है पत्रकारिता का उसमें, कि जितना आप ये कोशिश करते हैं उनमें 25% तो उसका लाभ मिलता ही मिलता है उसको। तो इन्होंने जो यात्राएं करवाई, तो मैं मानता हूँ कि 25% वोट तो उनको मिलेंगे। हो सकता है कि रूरल एरिया में ये थोड़ा सा परसेंटेज चेंज हो जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं दावेदार को मिलते हैं वहाँ पर। चुनाव की बात याद आती है, 2021 में जब चुनाव हुए थे, अगर आप 25% की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख मतदाता होते हैं, करीब 2,57,000 के करीब मतदाता हैं वहाँ पे। 25% अगर ग्रो होता है तो वो मार्जिन तो कवर हो जाएगा वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए तो ये प्रयास कर रहे हैं, कि जैसे अशोक गहलोत मोबाइल बांट रहे हैं, तो उनकी योजना 1 करोड़ 1.25 करोड़ महिलाओं को ये वोट बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं। तो उनको लगा है कि 1.25 करोड़ जो मतदाता है, महिला मतदाता, वो मेरे फेवर में आएगी, नहीं तो 50% 50 लाख तो आएगी। तो ये इसी उद्देश्य के साथ में जो भी किया जाता है, जो भी स्कीम लाई जाती है, वो इसी उद्देश्य से। सिंह बिंडर भी वहाँ एक बड़ा चेहरा है, महाराज के तौर पे छवि उनकी पूरे मेवाड़ में मानी जाती है। राज परिवार के असर के साथ साथ उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। कैसे देख रहे हैं, पब्लिक उनकी यात्रा में जुड़ रही है, और जुड़ रही तो क्या फ़ायदा मिलने की उम्मीद आपको नज़र आती है? बिल्कुल, इस बार बड़ी तैयारी के साथ में रणधीर सिंह जी हैं। 90 दिन की एक यात्रा उन्होंने शुरू की है, और गांव-गांव वो जा रहे हैं वहाँ पर। और बड़ी ख़ास बात ये है कि उनकी पत्नी भी उनके साथ में है, वो भी लगातार यात्राएं कर रही है, लोगों से मिल रहे हैं। और जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास में, जो हमने देखा है और लोगों से जो पता किया है, कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उनके पास आ रहे हैं। लेकिन वो वोट में कितने तब्दील होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कि एक भीड़ जुटाना अलग बात है और वोट को तब्दील करना एक अलग बात है। सोशल मीडिया से ताकत दिखाने वाले, ओबीसी से आने वाले उदयलाल डांगी एक बार फिर मैदान में हैं। क्या लगता है, आरएलपी के बैनर तले अगर वो आते हैं तो फिर तीसरे स्थान पर या पहले स्थान पर? देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता है कि तीसरा या पहला, क्योंकि ये राजनीति है, ये क्रिकेट का मैच है 2020 वाला। जैसे लास्ट मोमेंट में क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। अभी 3-4 महीने चुनाव में बाकी हैं, और अंतिम महीने में क्या स्थिति किस कैंडिडेट की बन जाती है और किस तरह का प्रत्याशी वहाँ पे उतारते हैं, उस पर भी बहुत सारा डिपेंड होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अभी फर्स्ट या सेकेंड हो सकता है जीत भी जाए वो। या कामकाज का फ़ायदा प्रीति शक्तावत को मिलेगा? मैंने आपसे ये पहले ही कहा है कि सरकारें जो ये स्कीम लाती है ना, ये वोट
में तब्दील करने के लिए ही लाती है ये, लेकिन जो मतदाता है वो उसको किस रूप में लेता है, ये सबसे बड़ी बात है। बताइए ग्राउंड पर क्या लगता है, मिल रहा है? मैंने इससे पहले काफ़ी सारे चुनाव देखे और इससे पहले बीजेपी की सरकार थी और उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, तब बड़ी संख्या में योजनाएं लाई गई अशोक गहलोत के द्वारा। लेकिन लास्ट मोमेंट में जब आखिरी 5 महीने बचे थे तब सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया, लेकिन चुनाव हार गई कांग्रेस। तो अशोक गहलोत को भी ये कहना पड़ा कि मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि मैं जादूगर हूँ या नहीं, है ना। 2013 का वो वाक़या आप बता रहे हैं जब अशोक गहलोत ने निःशुल्क दवा स्कीम और तमाम स्कीम्स लाए थे, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं और सीटों पर, क्या सोचते हैं ओवरऑल उदयपुर को लेके आप? ओवरऑल जैसा कि अभी कुंजन जी ने कहा है कि कई सारी जो चीज़ें हैं वो प्रत्याशी पे निर्भर करती है। इश्यूज़ पे बात करें हम तो इश्यूज़ कितने सॉल्व हो पाए उदयपुर के आसपास के? इश्यू कुछ है ही नहीं है। हमने जो स्टडी की अभी उसके अनुसार हमें कोई मुद्दे लग ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है, उनकी जो महंगाई है उस पर आरोप लगा रही है, और केंद्र सरकार यहाँ के जो भाजपा कांग्रेस सरकार के जो भ्रष्टाचार है या पेपर लीक मामले हैं वही मुद्दे उठा रही है। जनता से जुड़ा हुआ जिसमें मैं कह सकूं कि मुझे व्यक्तिगत फ़ायदा है, जैसे एक एग्जांपल दूं कि अगर 1.25 करोड़ महिलाओं को अगर राजस्थान सरकार मोबाइल दे रही है तो उसमें 4 करोड़ महिलाएं छूट भी रही है उसमें, है ना। तो वो 4 करोड़ किसको देगी उसके बारे में भी सरकार को सोचना पड़ेगा। उसमें इस स्कीम का लाभ एक परसेंटेज तक की मिल रहा है उसका, उसमें उन्होंने एक दायरा तय कर रखा है, सीमित है उसका, लेकिन उसका जो प्रचार है ना, व्यापक प्रचार, वो ऐसा लग रहा है कि सबको दिया जा रहा है ऐसा। उदयपुर में बीजेपी भारी, कांग्रेस भारी अभी तक आज के हालात में, आज के चेहरों को देखकर? देखिए ये राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये मैंने आपसे कहा है कि भारी वही पड़ेगा जब जो सोच विचार के जिताऊ कैंडिडेट देगा और जिसको उदयपुर की जनता चाहती है लगाव। जिस तरह से उपचुनाव के बाद घोषणाएं हुई हैं, घोषणाएं धरातल पर आपको नज़र आती है? घोषणाएं इस बार धरातल पर दिख रही है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने व्यापक स्तर पे इवेंट कंपनियों को सरकार ने दिया है प्रचार का काम, चौराहे चौराहे पे, और जिस स्तर पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो घोषणाएं तो इस बार नज़र आ रही है। आम आदमी को, वो आम बच्चे को भी ये पता है कि सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन फिर मैं यही बात कहूँगा कि ये वोट में कितनी तब्दील होती है या कितने % लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। जैसे फूड योजना सरकार दे रही है, राशन जो है ना फ्री दे रही है उसको, लेकिन उसका लाभ जो है कितनी महिलाओं को मिल रहा है या कितने परिवारों को मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इस पर आप बताएं, जिस तरह से सीटों की हम बात कर रहे थे, इश्यूज़ क्या नज़र आते हैं कि बेरोजगारी की बात राजस्थान में अब फिर बीजेपी उठा रही है, परिवर्तन यात्रा के जरिए फिर युवाओं को जोड़ा जा रहा है, युवाओं से बात कही जा रही है। आपको लगता है युवाओं के साथ किस तरह की जो वादा खिलाफ़ी हुई है, जो बीजेपी कह रही है, उसे प्रैक्टिकल आप मानते हैं या नहीं मानते? क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं आप? मैं इस चीज़ को ज़रूर बहुत इम्पैक्टफुल मानता हूँ जब हम स्पेशली बात करते हैं युवाओं की। चाहे वो रीट के एग्ज़ाम्स थे, चाहे वो पेपर लीक थे, चाहे बेरोज़गारी को लेकर जब हम सरकारी पे वो संविदा की नौकरियों की बात करते हैं, तो जो जिनके मतलब परिवार जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से, मतलब रीट से एक बच्चा नहीं जुड़ता, रीट से पूरी फैमिली जुड़ती है। ऐसे ही आप देखेंगे पेपर लीक से भी बच्चा नहीं जुड़ता, लाखों बच्चे और लाखों परिवार जुड़ते हैं। वो लोगों का जो दर्द है वो निकल के आ सकता है, वो इम्पैक्ट कर सकता है। हो सकता है उस घर में कोई ऐसी लेडी हो जिसको फ्री का फ़ोन मिल भी रहा हो, मतलब आपको वो सुविधा का लाभ, योजना का लाभ मिल रहा हो, लेकिन वो लोग जिस दर्द से पीड़ित हैं वो असर करेगा, उसका इम्पैक्ट आएगा। यूथ के साथ में ये जो पॉपुलैरिटी, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि इस स्केल की मार्केटिंग शायद राजस्थान की पॉलिटिक्स में पहली बार देखी गई होगी। लेकिन जब मार्केटिंग होती है तो उसका नेगेट करने के लिए, उसको उसका इफेक्ट कम करने की बातें भी होती हैं जो सोशल मीडिया पर जल्दी चलती हैं। यही चीज़ हो रही है। बीजेपी का शासन या विधायक यहाँ पर 5 साल रहे हैं, कामकाज की बात आपने देखी होगी, सुनी होगी, क्या लगता है लोग कितने संतुष्ट नज़र आते हैं बीजेपी के विधायक से, खासतौर पर कटारिया से? मुझे ऐसा लगता है लोग संतुष्ट हैं, लोगों में वो असंतोष नहीं है कि नहीं हम, ये देखिए यहाँ क्या होता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप से। आप किस लीडरशिप को फेवर कर रहे हैं, आपको उस पार्टी के लोग अच्छे लगने लग जाते हैं क्योंकि आप उसकी फ़िलॉसफी फॉलो करते हैं। तो यही यहाँ पर हो रहा है कि आदमी मुद्दों में या चीज़ों में कमी नहीं निकालता हुआ दिख रहा आपको, कि उसको कमी नहीं निकालनी, क्योंकि वो एक सर्टन लीडरशिप के फेवर में है और वो इस चीज़ को मान रहा है, इसलिए वो मुद्दे नहीं उठा रहा, इसलिए वो हर चीज़ को लेकर सड़कों पर नहीं है, धरने नहीं है, कि उसको लगता है कि नहीं मेरी लीडरशिप आ जाएगी तो बात रह जाएगी। तो यहाँ बात लीडरशिप, आक्रोश में अपने साथ
जोड़ती हुई उदयपुर में तो शायद नज़र कम आती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? कम आती है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक तरह का जो सेक्शन है सोसाइटी का वो अब फेसेस पे बट गया है। उसको पता है कि मेरा फेस होगा ना तो मैं और ज़्यादा अच्छा फेवर करूँगा। वो फेस का वेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कहा कुंजन सर ने, वो फेस का वेट कर रहे हैं। मुझे फेस बता दो तो मेरा शायद जो 50% है वो 100% हो जाएगा, तो वो कम इसीलिए नज़र आ रहा है। बाकी क्या नज़र आता है रजत जी आपको, क्या इश्यूज़ नज़र आते हैं जो सॉल्व हो पाएँ या नहीं हो पाएँ? मुद्दे काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की गई। इस बार उनको छोड़ा नहीं गया कि नहीं चलिए हम अर्बन पे बात करते हैं, आदिवासी इलाकों पे बात हुई है, रूरल एरियाज़ पे बात हुई है। ऐसा नहीं है कि हम केवल G20 में दिखे हैं या हम इंटरनेशनल में दिखे हैं, हम लोग रूरल साइड पर काम करते हुए भी लोग दिखे हैं। बट वहाँ से भी काम होने के बावजूद भी फेस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, किसका फेस है उससे फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ भगवान प्रजापत जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। भगवान जी, मावली एक महत्वपूर्ण सीट है मेवाड़ के लिए, उदयपुर के लिए, क्या सोच रहे हैं? मावली में क्या समीकरण है? फिलहाल तो बीजेपी के विधायक हैं, अब क्या नज़र आता है? मावली की बात करें तो मावली पर्टिकुलर ऐसी सीट है जो पिछले 20 सालों से लगातार एक्सपेरिमेंट सीट कही जाती है। हर बार नए विधायक को टिकट मिलता है, जो प्रत्याशी होता है वो हर बार नया होता है। हालांकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो पुष्कर लाल को रिपीट किया गया था टिकट के लिए, लेकिन काटा गया था लाल सिंह जाला का। बिल्कुल आपने बात सही कही कि टिकट काटा गया था, लेकिन फिर से कुछ समय में 2 या 3 दिन में ही फिर से टिकट दिया गया, फिर से टिकट मिला पुष्कर लाटांगी को और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। जब उन्होंने फॉर्म भरा था तब 10 से 15,000 लोग उनके साथ थे। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि जो टिकट काटा गया वो गलत काटा गया और फिर जब जो टिकट मिला वो टिकट मुझे बिल्कुल सही दिया गया। तो प्रधान भी बने, धर्मनाथ जोशी के इलाके में हमने चौपाले करी है, तो लोग बताते हैं कि जोशी जी की शक्ल शायद कम नज़र आई। आपको क्या नज़र आता है? वाकई में सत्यता है या कांग्रेस द्वारा उड़ाई गई बात है? नहीं, ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि मावली जो विधानसभा है वहाँ कुल 65 पंचायतें हैं। इतनी बड़ी विधानसभा है मावली, जहाँ पर रेगुलर जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो बात आपने कही वो कहीं ना कहीं कुछ बात सत्य जरूर है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के जो वहाँ पे जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी है, उन्होंने इस बात को यूँ कहें कि फैलाने की कोशिश भी करी है। तो कुल मिलाकर दोनों जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं एक दूसरे के प्रति यहाँ पर सीधा खुला वार करती है और सीधा कोशिश करती है कि एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। मुद्दों की बात अगर हम करें तो मावली या आसपास के ओवरऑल मुद्दों की बात करते हैं, क्या लगता है गहलोत सरकार में कितने मुद्दे साकार रूप में नजर आए आपको? मुद्दे अभी तक कोई बात नहीं हुई, क्योंकि चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, उन्होंने केवल और केवल राज्य स्तर पर जो मुद्दे उन पर बात की है। मावली की बात नहीं करूँगा, पूरे उदयपुर की बात करूँगा, उदयपुर पूरे ज़िले की बात करूँगा। कहीं पर भी किसी पे भी स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं हुई है। चाहे मुख्यमंत्री गहलोत की बात करें, चाहे विपक्ष बीजेपी की बात करें, पेपर लीक की बात करें तो बीजेपी उस पर तैयार है, लेकिन स्थानीय मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। गहलोत की बात करें तो वो जो स्कीम लेकर आए वो यूँ कहें कि वो राज्य स्तर पर लेकर आए। फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, फ़ायदा तो क्योंकि लोगों को पहुँच रहा है, लेकिन उसका उनको लाभ चुनाव में कितना मिलेगा यह कहना अभी मुश्किल है। क्या लगता है जिस तरह से वादे हुए उतने 50-50 संतुष्ट लगते हैं? क्या नज़र आता है 100 में से कितने नंबर देंगे आप बीजेपी कांग्रेस को यहाँ पे? यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो दोनों को आधे आधे नंबर दिया जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ बीजेपी जो जिन मुद्दों को लेकर विरोध कर रही है, जैसे पेपर लीक का मामला हुआ या फिर जो अन्य मामले हुए, चाहे कांग्रेस की जो अंदरूनी बात है, यहाँ बात करूँगा कांग्रेस की अंदरूनी की, तो अभी वर्तमान में जब उदयपुर गौरव वल्लभ जो जैसे दावेदारी रखी, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जब यहाँ पे आए थे गौरव गोगोई जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है, उनके सामने ही कांग्रेसी आपस में लड़ चुके थे। उसके पहले भी जब यहाँ पर जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, वो जब यहाँ पर आए बैठक लेने के लिए, तब भी जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो आपस में उलझ गए। और कांग्रेस की फूट बीजेपी को जिताएगी? ये कहना अभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी तक बीजेपी के जो कद्दावर नेता लगातार उदयपुर में जिनका दबदबा था, गुलाब चंद कटारिया, वो अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं। इसलिए उनके मुकाबले या पारस रविंद्र क्या करेंगे? भाई पारस रविंद्र क्या करेंगे? गुलाब जी नहीं है, पारस रविंद्र हैं। आपको क्या लगता है क्या करेंगे? जिता पाएंगे पार्टी को या अभी तक स्थिति नज़र नहीं आ रही? ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि पारस और रविंद्र क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी जब तक टिकट फाइनल नहीं करेगी, कांग्रेस तब तक टिकट फाइनल नहीं करेगी, तब तक उदयपुर शहर, क्योंकि उदयपुर ज़िले की बात करें तो जो उदयपुर शहर का विधायक होता है वह पूरे ज़िले का नेतृत्व करता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक यह कहना मुश्किल है। कांग्रेस ने एक बात कही थी कि हम सितंबर में टिकट जारी कर देंगे, लेकिन जिस तरह की यहाँ विरोध देखा गया उसके बाद अभी कहना मुश्किल है कि उनका टिकट कब तक होगा। इसी तरह बीजेपी की बात करें, बीजेपी के दावेदार इस बार गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद कम से कम 10 से ज़्यादा दावेदार यहाँ सामने दिख रहे हैं। उदयपुर के जिस तरह के मुद्दे हैं, हाई कोर्ट बेंच की मांग हो, जेल विकास प्राधिकरण के मुख्यालय की बात हो, आयड को वेनिस बनाने की बात हो, कितने मुद्दे आपको यहाँ पर सोल्व होते नजर आए हैं? केवल और केवल हाईकोर्ट बेंच की बात करें तो जरूर वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की घोषणा होने की बात कही है। केंद्रीय विधि मंत्री ने घोषणा नहीं करी है, विधिवत घोषणा बाकी है। क्रेडिट किसके खाते में जा रहा है? क्रेडिट तो यूँ कह सकते हैं बीजेपी के खाते में तब जाएगा जब
घोषणा हो जाएगी और चालू हो जाएगी। अभी केवल आश्वासन मिला है। जो यहाँ से अधिवक्ताओं का दल गया था मिलने के लिए केंद्रीय विधि मंत्री से, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी केवल और केवल आश्वासन मिला है। इसलिए यह भी कहना मुश्किल है कि लाभ सीधा बीजेपी को मिल जाएगा, ये कहना भी मुश्किल है। इसलिए जब तक दोनों पार्टी के टिकट सामने नहीं आते, चाहे उदयपुर शहर की बात करें, चाहे उदयपुर जिले की सातों विधानसभा की बात करें, क्योंकि जब तक टिकट की घोषणा नहीं होगी तब तक कौन किसके खाते में कौन सी सीट जाने वाली, ये कहना भी मुश्किल है। इसके अलावा उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर से सटी एक विधानसभा है। यहाँ पर फिलहाल बीजेपी के फूल सिंह मीणा विधायक हैं। फूल जी 2 बार यहाँ पर विधायक बन चुके हैं, तीसरी बार फिर टिकट की मांग कर रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं सर, आप बताएं, फूल सिंह मीणा को लेकर क्या परसेप्शन है, और उनके सामने विवेक कटारा क्या उनकी चीज़ें भुना पा रहे हैं? जी देखिए, अगर उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो विवेक कटारा हैं, खेमराज कटारा के बेटे हैं, उसके साथ उनकी जो माताजी हैं सज्जन कटारा, वो एक बड़ी नेता कांग्रेस की रही है। ऐसे में जो विवेक कटारा हैं वो पहले चुनाव उन्हें टिकट दिया गया था और वो हार गए थे। उन्हीं के साथ जो फूल सिंह मीणा हैं, जो कि बिल्कुल उन्हें कह सकते हैं कि धरातल से वो जुड़े हुए हैं। चाहे वो विधायक हैं, लेकिन विधायक जैसा जो एक विधायक बनने के बाद जो अंदर का रोब होता है वो उनके सामने कभी नज़र नहीं आया। अपने साथ जिस भी गांव में जाते हैं, गांव छोड़ो कहीं पर भी अगर वो जाते हैं तो ज़मीन पर झाजम पर बैठकर, विधायक होते हुए भी किसी भी आम आदमी के साथ झाजम पर बैठकर वो चाय पी लेते हैं। एक उनका ये जो व्यवहार है ना, ये व्यवहार उनको कहीं ना कहीं जीता के ला रहा है। पेराफेरी इस विधानसभा का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। पट्टों की मांग और पेराफेरी उदयपुर ग्रामीण का एक बड़ा मुद्दा है। क्या सोचते हैं, सोल्व हो पाया? और सोल्व हो पाया तो फ़ायदा किसे मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पेरा फेरी वाली जो बात है, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जितने भी गांव हैं जो यूआईटी पेरा फेरी में आ रहे हैं, वहाँ पर सरपंच को काम करने में परेशानी आती है। ऐसे में जो सरपंच कांग्रेस के सरपंच हैं, जिस भी गांव में जहाँ पर भी अगर कांग्रेस के सरपंच हैं, वो यूआईटी से अपना काम करवा लेते हैं। लेकिन जहाँ पर बीजेपी के जितने भी सरपंच हैं या इस तरह के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं यूआईटी से अपना काम कराने में परेशानी आती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार रहते हुए बीजेपी के सरपंचों को इसकी परेशानी होती है। यूआईटी पेराफेरी में अगर हम पट्टों की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या इस बात की गांव वालों हुई या नहीं हुई? नहीं, ये सोल्व नहीं हो पाई है और ये सोल्व हो भी नहीं पाएगी। पट्टे दे रही है? नहीं, यूआईटी पट्टे दे रही है। ये अलग अलग जगह पे कैंप लग रहे हैं, पेराफेरी में जो लोग आ रहे हैं उनको वहाँ बुला भी रहे हैं, लेकिन आधो जनों को फ़ायदा मिल रहा भी है और आधे जने रह भी जाते हैं। जी 50-50 कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, 50-50 इसको कहा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ग्रामीण विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो विधायक हैं अभी बीजेपी के, वो हमारे ज्ञापन वाले विधायक जी हैं। अब तक इतने ज्ञापन वो लोग दे चुके हैं, हर गांव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या लेके वो कलेक्ट्री पे आते हैं और ज्ञापन देते हैं। सबसे ज़्यादा ज्ञापन उनके खाते में। तो विपक्ष में है, विवेक कटारा जीतने की भूमिका में नजर आते हैं क्या? मैं आपको ये कह रहा हूँ, वो विपक्ष में है ये मैं मानता हूँ, लेकिन आज से 5 साल अभी विधायक जब वो थे, विधायक रहते हुए भी वो अपने गाँव के काम नहीं करा पाए, और उसके पहले बीजेपी की सरकार थी तब भी वो अपने काम नहीं करा पा रहे थे और अभी भी नहीं करा पा रहे हैं। और वो आज भी अगर ज्ञापन दे रहे हैं, बाहर रोज़ रोज़ आके गाँवों के साथ ज्ञापन दे रहे हैं, तो विधायक होना उनका क्या, उनके व्यवहार से बीजेपी जीतेगी। ग्रामीण विधानसभा सीट पर हम जीत की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फूल सिंह मीणा का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जीता कर ला सकता है। रही बात विवेक कटारा की, तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो पकड़ है वो आदिवासी इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में बहुत कमज़ोर हो गई है। जब से विवेक कटारा को टिकट मिला था उसके बाद से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ हैं। सज्जन कटारा, अगर टिकट सज्जन कटारा को मिलता है तो कहीं संभावना बढ़ती है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा उदयपुर में फिलहाल बाहरी को लेकर भी है। बीजेपी में के गुप्ता के नाम को लेकर विरोध हुआ, उसके बाद उनकी सक्रियता कम हुई, दूसरी सीटों पर उनके प्रयास शुरू हो गए। बाहरी को लेकर क्या कुछ है, प्रकाश जी बताएं। बाहरी को लेकर एक बड़ा मुद्दा उदयपुर में दोनों ही पार्टियों में है। इधर गौरव वल्लभ का विरोध हो रहा है, दिनेश कोटनिया का विरोध हो रहा है, दिनेश शिमाली, राजीव सवाल का, उनके समर्थक कल ही बिल पड़े हैं। आप क्या सोच रहे हैं, बाहरी का मुद्दा कितना हावी रहेगा? बाहरी का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हावी रहेगा और मुझे लगता है कि अगर दोनों पार्टियों में से किसी ने भी ये गलती की कि उन्होंने अगर बाहरी को टिकट दिया तो ये गलती उन पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार जितना विरोध बाहरी को लेकर हो रहा है, और मेरा भी एक व्यक्तिगत मत है कि बाहरी को क्यों टिकट दिया जाए। जो लोग सालों से 25-25, 30-30, 40-40 सालों से जो कांग्रेस और बीजेपी की जो जहाज में उठा रहे हैं, जो प्रदर्शन में जा रहे हैं, जो उन पार्टियों के लिए अपना जी जान दे देते हैं पूरा उसका लिए, और उनकी जब चुनाव लड़ने की जब बारी आती है उस समय आप पैराशूट अगर किसी को उतार देते हो ऊपर से, तो नेचुरली है कि मेरे जैसा भी होगा कोई भी व्यक्तिगत, स्वाभाविक ये नहीं होना चाहिए, स्थानीय ही होना चाहिए। स्थानीय से ही दोनों पार्टियों को लाभ मिल सकता है। अगर किसी ने भी ये गलती की वो उस पर भारी पड़ेगी। वो 2023 में
सरकार की 5 साल की सबसे बड़ी घोषणाओं में जिले को बढ़ाने की थी। राजस्थान में 50 जिले कर दिए गए हैं। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधान सभा के अलावा सलूम्बर की एक महत्वपूर्ण मांग थी जिला बनाने की, जो पूरी हो गई। हालांकि वल्लभनगर की पूरी नहीं हो पाई। सलूम्बर को नया जिला बना दिया गया। नया जिला बनने का फ़ायदा वहाँ के कांग्रेस नेता CWC मेंबर रहे रघु मीणा को कितना मिलेगा? जनता कितनी साथ है कांग्रेस के साथ? नए जिलों की मांग बहुत लंबे समय से थी और मुझे लगता है कि चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत ने एकदम जिलों का पिटारा खोल दिया। उदयपुर ज़िले के हिस्सों में बंटने की जो कहानी है वो सलूम्बर के सामने है। हालांकि सलूम्बर जनजातीय क्षेत्र रहा है हमेशा से, लेकिन रहा उदयपुर का हिस्सा था। अब अलग होने के बाद में जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है वो पूर्व CWC मेंबर रघु मीणा की है, क्योंकि अभी हाल ही में उनको CWC मेंबर से भी हटा दिया। वो पहले वहाँ उनका दबदबा रहा है हमेशा। उनकी पत्नी बसंती देवी भी जीतती रही है। अभी सलूम्बर का जिला बनने के बाद निश्चित तौर पर वहाँ कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रहेगी। ऐसा प्राय रहा है कि जब भी किसी नए पंचायत की, नए विधानसभा क्षेत्र की या परिसीमन के बाद में कुछ नए जिलों की घोषणा होती है तो वहाँ की स्थानीय जनता जो सत्तासीन पार्टी है उसके प्रति सहानुभूति रखती है। तो मुझे लगता है कि सलूम्बर में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति दिखाई देगी। तो सलूम्बर को जोड़कर उदयपुर की कुल 8 विधानसभा होती है और 8 ही विधानसभाओं में किस तरह बीजेपी फिर 2018 की तरह अपना जादू चलाती है या जादूगर का जादू उदयपुर ज़िले में चलता है और वो 2 सीटों से कुछ बहुमत वाले जिले के आंकड़े में आते हैं, ये देखना कहीं कहीं अब दिलचस्प हो गया है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।